नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स नहीं हैं, तो अलग अलग न्यूज़पेपर से हम टोटल 3 इश्यूज उठाएंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अप्रूवल वोटिंग से संबंधित, इंपॉर्टेंट इश्यू है अप्रूवल वोटिंग। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज इंडियन एक्सप्रेस का, गरीबी को ख़त्म करने के लिए रोड मैप से संबंधित। सबसे लास्ट में ट्रिब्यून का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। हमारे देश में अब टोटल केसेस की पेंडेंसी हो गई है 5 करोड़ केसेस आज के समय में हमारे देश में पेंडिंग हैं। तो ये सारे इश्यूज डिटेल से और इंटरेस्टिंग ढंग से हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कितना अच्छा हो अगर किसी इलेक्शन में हम सिर्फ एक कैंडिडेट को चुनने के बजाय बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स को एक साथ चुन सकें। यही है अप्रूवल वोटिंग का सिस्टम। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमेशा की तरह बेसिक्स की बात पहले करते हैं। अभी हमारे देश में जिस सिस्टम के आधार पर वोटिंग होती है उसका नाम बताइए, जल्दी बताइए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हम वोट देने जाते हैं बूथ पर, कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट हमारे सामने होती है ईवीएम में, और हमें उनमें से किसी एक को अपना वोट देना होता है बटन दबा के। ऐसे वोटिंग होती है ना। जैसे आप एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लीजिए जिसका नाम है धौलपुर। धौलपुर जिनको नहीं पता, यूपीएससी जो भवन है उसको धौलपुर हाउस के नाम से जाना जाता है। मतलब आज यूपीएससी की जो बिल्डिंग है ना, आज़ादी से पहले ये धौलपुर के राजा की बिल्डिंग हुआ करती थी। चलो ये सब छोड़िए। धौलपुर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन है। वैसे तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनमें से 3 हैं, आलोक, निशा और राजेश। तो देखो, वोटर नंबर 1 जो है ना, तीनों में से सिर्फ किसी एक को वोट दे सकता है, राजेश को। वोटर नंबर 2 तीनों में से किसी एक को वोट दे सकता है, उसने दिया आलोक को। और वोटर नंबर 3 ने दिया निशा को। इसी प्रकार से 1 लाख टोटल वोट्स हैं धौलपुर विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में। तो जितने भी वोटर वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ना किसी को, तीनों में से एक को ये लोग वोट देंगे। ये रिजल्ट आ गया सामने। आलोक को मिले 1 लाख में से 25,000 वोट, निशा को मिले 30,000 वोट और राजेश को मिले 20,000 वोट। बाकी बचे हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिला के मिले 25,000 वोट। और वोटिंग परसेंटेज रहा, मतलब टर्नआउट रहा 100%। एग्जाम्पल है, मान लीजिए। तो देखो, निशा जो है, निशा को ना इस इलेक्शन में सिर्फ 30% वोट हासिल हुए, लेकिन वो इलेक्शन जीत गई, एमएलए बन गई निशा। यही तो डिसएडवांटेज है। मतलब कोई कैंडिडेट बिना 50% वोट हासिल किए इलेक्शन जीत सकता है। समझ गए? ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब मान लीजिए निशा किसी एक कम्युनिटी से संबंध रखती थी, किसी एक कम्युनिटी, चाहे वो कास्ट हो, धर्म हो, उससे निशा संबंध रखती थी, और उस कास्ट के सभी लोगों ने वोट दे दिया निशा को। टोटल उस कास्ट के 30,000 लोग थे, सबने वोट दे दिया निशा को, लेकिन बाकियों में से किसी एक ने भी वोट नहीं दिया। तो रिजल्ट ये निकला, निशा कहने के लिए एमएलए बन गई सबसे ज्यादा वोट हासिल करके, लेकिन निशा को वोट दिया सिर्फ किसी एक सेक्शन ने, एक कम्युनिटी ने। तो ये डिसएडवांटेज है कि ऐसे कैंडिडेट कई बार जीत जाते हैं जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्शन जीत गए हैं कैसे ना कैसे करके। क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में सिस्टम ही ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करेगा वही जीतेगा, चाहे किसी ने 21% वोट हासिल किए हो, अगर वो सबसे ज़्यादा है तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। अब एक बड़ा डिसएडवांटेज देखिए जो हमारे देश में देखने को मिलता है, आपने भी महसूस किया होगा। इसकी वजह से ना पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीयकरण। मतलब कि यही एग्जाम्पल लीजिए, निशा को पता था कि मुझे मेरी कम्युनिटी के वोट मिल गए तो मैं इलेक्शन जीत जाऊंगी, इसलिए निशा ने क्या किया, अपनी कम्युनिटी को ना लड़वा दिया दूसरी कम्युनिटीज के अगेंस्ट। क्योंकि निशा को पता है अगर मैंने लड़वा दिया तो मेरी कम्युनिटी जो है वो मुझे ही वोट देगी, वो फिर किसी और को वोट नहीं देगी इलेक्शन में, क्योंकि दूसरी कम्युनिटीज से उसका बनती नहीं है। और मेरी कम्युनिटी के लोग सोचेंगे कि अपनी कम्युनिटी के ही बंदे को जिताना जरूरी है या बंदी को जिताना जरूरी है। समझ गए? तो इस प्रकार से ना धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हमारे देश में होता है, क्योंकि कैंडिडेट्स को पता है अगर नफरत पैदा की गई तो
हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपनी कम्युनिटी के बंदे को इलेक्शन जिताएंगे और उनके मन में यह भावना आ जाएगी कि किसी दूसरी कम्युनिटी का बंदा जो है या बंदी है इलेक्शन नहीं जीतना चाहिए। यह होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। अब मैं आपको एक इनोवेटिव तरीका बताता हूं अप्रूवल वोटिंग का। यह जो इनोवेटिव सिस्टम है वोटिंग का, जिसे अप्रूवल वोटिंग के नाम से जाना जाता है, इसमें वोटर जो है वो एक से अधिक कैंडिडेट्स को वोट दे सकता है। जैसे देखो, वोटर नंबर 1 ने ना पिछली बार किसे वोट दिया था? पिछली बार वोट दिया था राजेश को, लेकिन वोटर नंबर 1 को लगता है कि यार मेरे हिसाब से तो तीनों ही ठीक हैं, तो वो आलोक को भी अपनी अप्रूवल दे देता है, निशा को भी अप्रूवल वोटिंग दे देता है और राजेश को भी दे देता है। वोटर नंबर 2 को लगता है मेरे लिए तो मुझे लगता है कि आलोक कुमार और राजेश सही हैं, निशा सही कैंडिडेट नहीं है, तो उसने 2 लोगों को अप्रूवल वोटिंग दे दिया। उसी प्रकार से वोटर नंबर 3 ने निशा और राजेश 2 लोगों को अप्रूवल वोटिंग दे दिया। अब आप इलेक्शन रिजल्ट देखिए, बताओ इस बार किसको जिताना है? इस बार फिर से निशा को जिता देते हैं। इस इलेक्शन में यानी अप्रूवल वोटिंग वाला जो हमारा ये इलेक्शन हुआ ना, इसमें आलोक कुमार को मिले 40,000 अप्रूवल्स, निशा को मिले 55,000 अप्रूवल्स, राजेश को मिले 30,000 अप्रूवल्स और अदर कैंडिडेट्स को कम मिले 15,000 अप्रूवल्स। क्योंकि देखो इसमें वोटर एक से अधिक कैंडिडेट्स को अपना अप्रूवल दे सकता है, तो इसमें जो अप्रूवल्स आएंगे ना टोटल वोट से भी ज़्यादा आएंगे। टोटल वोट थे 1 लाख, लेकिन टोटल अप्रूवल्स आए 1,40,000। टोटल वोटिंग परसेंटेज भी इंक्रीज हो गई, 140% हो गई। क्यों? क्योंकि जाहिर तौर पे एक वोटर एक से अधिक कैंडिडेट को अपना अप्रूवल दे सकता है। तो ये टोटल अप्रूवल्स हैं, टोटल वोटर नहीं है इतने, ये टोटल अप्रूवल्स हैं। मतलब 100 लोगों ने 140 अप्रूवल दिए, उस प्रकार से है। तो इलेक्शन तो दोबारा जीत गई निशा। फर्क समझ में आ गया आपको? फायदे मैं अभी आपको बताता हूं अप्रूवल वोटिंग के फायदे क्या हैं। देखो फर्क इतना है, सिंपल भाषा में बोलूं तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ना वोटर सिर्फ एक कैंडिडेट के साथ डांस कर सकता है, लेकिन यहां पर अप्रूवल वोटिंग में एक वोटर कई सारे कैंडिडेट्स के साथ डांस कर सकता है। यह फर्क है। अब हम एडवांटेजेस देख लेते हैं अप्रूवल वोटिंग के। सबसे पहला एडवांटेज, वोटर टर्नआउट इंक्रीज होगा। जब देखो वोटर को आप ज़्यादा फ्रीडम दोगे ना चूज करने में, तो वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होगा। हालांकि कोई बहुत मजबूत पॉइंट नहीं है, लेकिन लिखने के लिए है। दूसरा, मिटिगेशन ऑफ पोलराइजेशन, ये पॉइंट मजबूत है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अक्सर ऐसा हम देखते थे कि एक कम्युनिटी के नाम पे वोट मांगे जाते थे, क्योंकि कैंडिडेट्स को पता होता था, जैसे इस इलेक्शन में निशा को पता था कि मुझे सिर्फ अपनी कम्युनिटी के वोट मिल गए तो मैं इलेक्शन जीत जाऊंगी। उसने सिर्फ अपनी कम्युनिटी के वोट मांगे और अपनी कम्युनिटी को भड़काया दूसरी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट, वो इलेक्शन जीत गए। लेकिन अप्रूवल वोटिंग में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक कैंडिडेट को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का साथ चाहिए, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों का साथ चाहिए। तो लोग अपनी कम्युनिटी को भड़काते हैं ना दूसरी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट, धर्म को धर्म के अगेंस्ट भड़काना, जातियों को आपस में भड़काना, वो सब इसमें नहीं होगा, क्योंकि वही कैंडिडेट जीतेगा जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन हासिल है। अच्छे कैंडिडेट्स जीत के आएंगे। नेक्स्ट है इंप्रूव्ड रिप्रेजेंटेशन। वही बात, अब चूंकि देखो एक कैंडिडेट जिसने ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूवल हासिल किए हैं वही इलेक्शन जीतेगा, तो उसकी ना अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी पूरी कंस्टिट्यूएंसी के अगेंस्ट। बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आपने देखे होंगे सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए काम करवाते हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते जीतने के बाद में। लेकिन अप्रूवल वोटिंग में ऐसा नहीं होगा। तो ये इतने सारे एडवांटेजेस हैं अप्रूवल वोटिंग के। वैसे आप बताइए आपको कैसा लगा अप्रूवल वोटिंग, या फिर ऑलरेडी जो सिस्टम है वही आपको अच्छा लगता है? एक बात बताऊं, इतना आसान भी नहीं है ये अप्रूवल वोटिंग सिस्टम हमारे देश में इंप्लीमेंट करना। सबसे बड़ी दिक्कत तो अवेयरनेस की है। जनता को समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा कि भैया एक से अधिक वोट आप दे सकते हो, कैसे रिजल्ट आएगा। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का फायदा है कि ये बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन अप्रूवल वोटिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाने में बहुत टाइम लग जाएगा। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पोलराइजेशन करती हैं अलग अलग आइडेंटिटी के नाम पे, कोई किसी आइडेंटिटी के नाम पे करती है, कोई किसी आइडेंटिटी के नाम पे करती हैं, तो वो राजी नहीं होंगी। उन्हें लगेगा कि अगर
अप्रूवल वोटिंग के आधार पे वोटिंग होगी तो हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा, तो वो इतनी मेहनत करेंगी नहीं, तो वो रेसिस्ट करेंगे कि ये सिस्टम नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेगमेंटेड रिजल्ट्स। ये देखो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ना कोई भी कैंडिडेट जो 50% वोट नहीं हासिल कर पाया वो भी इलेक्शन जीत जाता था। इसमें ऐसा हो जाता है कि हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स 50% से ऊपर वोट हासिल कर लें लेकिन इलेक्शन जीते सिर्फ एक। समझ गए? तो फ्रेगमेंटेड रिजल्ट्स का खतरा तो इसमें भी है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कंसिडरेशंस। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 है उनमें बदलाव करना आसान नहीं होगा, मुश्किल काम है। तो क्या किया जा सकता है? अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, पायलट प्रोग्राम चलाए जाएं पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शन में। अगर वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आता है, लोगों को अच्छा एहसास होता है, फ़ायदा दिखता है, तो फिर बाकी जगह पे इसे इम्प्लीमेंट किया जाए और पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज किया जाए, उनको समझाया जाए कि भैया थोड़ा बहुत फ़ायदा नुकसान तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को होगा, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जाए जहाँ पे ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है। देखो जैसे यूएसए के पार्टी के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं ना प्राइमरीज वाले, वहाँ पे ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है। तो वर्ल्ड में बाकी जगहों से सीखा जाए, एक्सपर्ट से कंसल्टेशन की जाए सिस्टम इम्प्लीमेंट करने से पहले, और सबसे लास्ट में डिस्कशन होनी चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से संबंधित। देश में नागरिकों को लगना चाहिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आना जरूरी है। देखो एक चीज़ आपको बताऊं, वैसे जो मणिपुर वाली घटना हुई ना, ऐसा नहीं है कि मणिपुर में किस प्रकार से महिलाओं का रेप हुआ, ये पुलिस अथॉरिटीज़ को, हमारी फोर्सेस को, इवन बड़े पदों पे जो बैठे लोग हैं उनको पता नहीं था, सब पता था। लेकिन हर कोई ना बात को दबाना चाहता है जब तक कि वो सामने ना आ जाए। जब जनता को पता लग गया तो फिर अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, पुलिस अधिकारी हों, पॉलिटिशियन हों, तब वो जागते हैं कि हाँ एक्शन लेना ज़रूरी है, जनता की नाराज़गी फैल रही है जनता में। तो मतलब ना जनता की अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए ना जनता को हमेशा अकाउंटेबल रहना चाहिए। हमेशा जनता को ना ये नहीं देखना चाहिए कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकाल में ये इंसिडेंट्स हुआ। जहाँ पर भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो ना, तुरंत आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के कार्यकाल में हो, कैसा भी हो। हमारे देश का ना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसे इंसिडेंट्स को ना पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। इस प्रकार की बातें स्टार्ट हो जाती हैं, अरे तुम्हारे कार्यकाल में भी हुआ था, तुम जहाँ पे तुम्हारी सरकार है वहाँ पे भी हुआ है। ऐसा होने के बजाय सभी पॉलिटिकल पार्टीज बोलें जो हुआ गलत हुआ, इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाज में कमियां हैं उसको दूर करना जरूरी है और इस मुद्दे पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन है तो ये आइडियलिज्म, बट एक समय तो ऐसा जरूर आएगा जब हमारे देश में इतनी जागरूकता होगी, जनता इतनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी पॉलिटिशियंस की। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल गरीबी को खत्म करने के लिए रोड मैप से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कोविड-19 की महामारी तो अब थम गई है। यूक्रेन और रशिया के बीच वैसे तो युद्ध अभी भी चल रहा है, लेकिन अब उतना ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ नहीं जितना पहले चल रहा था। तो अभी भारत सरकार के सामने लक्ष्य ये होना चाहिए, 2022-23 में जो पर कैपिटा इनकम $2,379 थी पर कैपिटा, आने वाले 25 सालों में इसे 6 गुना की जाए और जनता को हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड किया जाए, गरीबी खत्म की जाए। मतलब एक बेहतर जिंदगी भारत की जनता जी सके, ऐसी व्यवस्था सरकार लेकर आए। अगर देखो हमें ऐसी व्यवस्था लानी है तो चैलेंजेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि ऐसी व्यवस्था लाने में हमारे सामने किस प्रकार की रुकावटें आएंगी, ताकि उन रुकावटों को पहले से आइडेंटिफाई करके उन्हें एड्रेस किया जा सके। देखो अगर ऐसी व्यवस्था लानी है, मतलब पर कैपिटा इनकम को आने वाले सालों में 6 गुना करना है, आने वाले 25 सालों में, तो ना इसके लिए ये चाहिए कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है 7% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़े। समझ गए? अब इसके लिए क्या चाहिए, मान लीजिए इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है ICOR है 4। आप पूछोगे सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो ये है, मान लीजिए एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री है, वो 4 रुपए और फैक्ट्री में इन्वेस्ट करेगी
तो 1 रुपये कीमत का जो पेन है वो और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब और ज़्यादा कितने रुपए आप इन्वेस्ट करके और कितने यूनिट रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1 यूनिट आउटपुट इंश्योर करने के लिए। तो ये होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। 4 रुपए आपको लगाने पड़ रहे हैं 1 रुपये कीमत की वैल्यू की चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। देखो, अगर किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो ना, टेक्नोलॉजी अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो ये इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होती है। अगर ये रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके कम पैसे की इनपुट आ रही है। समझ गए? तो मान लीजिए हमारे देश में 4 है अभी फिलहाल इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो 28% का ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट चाहिए। इसका मतलब सिंपल भाषा में ये है, 100 रुपये की इनकम अगर हमारे देश में है ना, तो 100 में से 28 सरकार फिर से इन्वेस्ट करे, देश में एक्सपेंडिचर करे, फिर से ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ये मतलब होता है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट का। जितनी इनकम है उसका इतना परसेंटेज आप फिर से इन्वेस्ट करो इकोनॉमी में। ये फॉर्मूला भी है, आप एक बार देख लीजिए। प्री में ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। ICOR इजिकल टू ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यही तो था पिछली स्लाइड में। ICOR कितना 4 इजिकल टू ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना था 28 और जीडीपी कितना एज्यूम किया था 7। तो यही तो है। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं, देखो 2016-17 से लेके 2022-23 के बीच में जो ये ICOR था ना 4.65 था, बढ़ गया, इसे कम करने की आवश्यकता है। ICOR काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो ICOR कम होगा, टेक्नोलॉजी अच्छी है तो ICOR कम होगा, मतलब कम पैसे लगाने पड़ेंगे ज़्यादा इनपुट इंश्योर करने के लिए। और अगर देखो नुकसान पता क्या होता है, अगर ICOR ज़्यादा है ना, तो फिर ICOR ज़्यादा है तो ज़्यादा ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की आवश्यकता है। मतलब 100 रुपये आप कमा रहे हो तो फिर 28 के बजाय आपको 32 रुपये दोबारा से इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इकोनॉमी में। ये सिचुएशन हो जाएगी। समझ गए? इसलिए ICOR को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। राइटर कहते हैं देखो इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, इसमें तो डाउट है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट दोनों करें, सरकार भी और कॉर्पोरेट ग्रुप्स भी, और उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन सेक्टर्स में ज़्यादा आए जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होता है, मतलब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। FDI आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ FDI से काम नहीं चलेगा, देश के अंदर से भी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, राइटर कहते हैं ग्लोबल फैक्टर्स देखो अभी ऐसे हैं जो आगे जाके परेशान कर सकते हैं। मतलब यूक्रेन और रशिया वार है, चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, शुरुआत में भी मैंने आपको बताया, लेकिन कब एस्केलेट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे हाल ही में रशिया ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से बाहर आ गया। मान लीजिए रशिया और नाटो के बीच में युद्ध छिड़ गया, वेस्ट एशिया से तेल आना कम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं इंडिया को मिलनी बंद हो जाएंगी, कई सारी चीज़ों की सप्लाई जो है डिसरप्ट हो जाएगी। इससे इसका जो असर है हमारे देश की इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। और बात करें देखो WTO की, पहले ना डेवलप कंट्रीज WTO को प्रमोट किया करते थे। जब डेवलपिंग कंट्रीज के पास में, इंडिया जैसे देशों के पास में पहले कैपेसिटी नहीं हुआ करती थी चीज़ों को प्रोड्यूस करने की, और इन देशों के पास में यानी डेवलप कंट्रीज के पास में कैपेसिटी थी, तो ये पता क्या बोला करते थे डेवलपिंग कंट्रीज को, इंडिया जैसे देशों को, अरे यार ट्रेड करने से डरते क्यों हो, करो ना ट्रेड, अपने बॉर्डर ओपन करो ना, क्यों टैरिफ लगाते हो। तब इंडिया डिफेंसिव था, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज डिफेंसिव थे। बट अब जब इंडिया जैसे देशों की कैपेसिटी इंप्रूव हो गई है ना मैन्युफैक्चरिंग की, वो एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगे हैं। डेवलप कंट्रीज आर लाइक नहीं नहीं भैया हम आपसे इंपोर्ट नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। WTO को तो वो
खत्म करना चाहते हैं यूएसए जैसे देश की WTO का कोई काम नहीं है। पहले बोला करते थे कि WTO को तवज्जो दो, WTO फ्री ट्रेड लेके आएगा, तो एटीट्यूड में बदलाव आ गया है डेवलप कंट्रीज के। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो चाइना, साउथ कोरिया जैसे देशों ने ना हायर ग्रोथ रेट सुनिश्चित की एक्सपोर्ट ज्यादा करके, बट अगर करंट ट्रेंड को देखें ना, इंडिया के पास में ये लग्जरी, इंडिया के पास में ये प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट अभी उतना सही नहीं है और अभी उतनी डिमांड है नहीं ग्लोबल इकोनॉमी में, तो एक्सपोर्ट को बूस्ट करके इंडिया ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं इंश्योर कर सकता। और एक जो डिबेट चलती है कौन से सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया जाए, सर्विस सेक्टर पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। राइटर बोलते हैं देखो मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, एक्सपोर्ट पे, सब पे फोकस करना होगा। सर्विस सेक्टर में हम स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छी बात है, इसे प्रिजर्व करिए और आगे बढ़िए और मजबूत बनाइए हमारे देश का सर्विस सेक्टर। नई नई टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, इंडिया देखो काफी अच्छे से नई नई टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन अभी भी चाइना और यूएसए के मुकाबले में काफी पीछे है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, इंडिया ये जो नई टेक्नोलॉजीज है ना, एआई जैसी, ये जॉब्स पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगी। पहले जो टेक्नोलॉजीज आई थी उनसे जॉब्स पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पड़ रहा है। तो सरकार ना ये इंश्योर करे प्रोडक्टिविटी तो इंप्रूव हो इन टेक्नोलॉजीज से, बट जनता फिर इन टेक्नोलॉजीज की स्किल्स भी हासिल करे, स्कूल से, कॉलेजेस से, इवन स्कूल कॉलेजेस के बाहर भी जो भी एआई सीखना चाहता है, बेहतर स्किल हासिल करना चाहता है, उसके लिए चीजें आसान हो, ये सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंसीडरेशंस, पोल्यूशन कम लाने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। डेवलपिंग कंट्रीज का, इंडिया जैसे देशों का तर्क बिल्कुल सही है, हिस्टोरिकली डेवलप कंट्रीज जिम्मेदार हैं पोल्यूशन के लिए, लेकिन देखो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते डेवलपिंग कंट्रीज, उन्हें कदम उठाने ही होंगे। नेक्स्ट देखो 8% की ग्रोथ रेट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी इंडिया के लिए, हालांकि ग्रो कर भी सकती है लेकिन ज़्यादा है। बट देखो ज़्यादा ग्रोथ रेट इंश्योर करने के बजाय सरकार बेशक 6 से 7% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़े, बट सबको साथ लेके चले। ऐसा नहीं कि ग्रोथ रेट ज़्यादा है लेकिन इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं देश में, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा धीरे अपनी स्पीड इंडिया कर सकता है, लेकिन सबको साथ लेके चले, इंक्लूसिव डेवलपमेंट आना चाहिए। इसके लिए किसी प्रकार की बेसिक इनकम का प्रोविजन किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वही बेसिक इनकम हो कि हाँ 5,000 रुपये हर पर्सन को मिलेंगे एक साल में। किसी भी फॉर्म में बेसिक इनकम की स्कीम सरकार लॉन्च कर सकती है। इसका फ़ायदा ये भी होगा, जब देखो ऐसा अनसर्टेन टाइम आ गया है, युद्ध चल रहा है और नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ना लोगों की जॉब्स ज़्यादा जाएंगी। काफ़ी अनसर्टेन टाइम है, तो हर एक पर्सन को जीने का कम से कम बेसिक एमिनिटीज़ मिलती हैं इन पैसों से, बेसिक इनकम से, तो देखो देश के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, वर्ल्ड के लिए भी अच्छा है। लास्ट में राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो पिछले 75 सालों में इंडिया ने रीजनेबली अच्छी इकोनॉमी बिल्ड की है। माना कि बहुत अच्छी नहीं है लेकिन रीजनेबली अच्छी है। अभी देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पर सबसे बड़ी है। पर कैपिटा इनकम से के हिसाब से इंडिया की जो रैंक है आउट ऑफ 194 कितनी है? 149 आउट ऑफ 194। हमें अभी बहुत दूर जाना है, पर कैपिटा इनकम को बहुत इंक्रीज करना है। इसके लिए सरकार को डिसिप्लिन होकर चलना होगा, सोच समझ के बढ़िया स्ट्रेटेजी बना के एक विजन के हिसाब से आगे चलना होगा। इसके अलावा आप बताइए क्या किया जा सकता है पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करने के लिए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, गरीबी को खत्म करने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, हमारे देश में जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यूनियन गवर्नमेंट ने राज्यसभा में हाल ही में बताया कि पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ के हो गई है 5 करोड़। आप देखो इस इशू को ना जीएस पेपर 2 में जो फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी है ना, वहाँ से रिलेट कर सकते हो। देखो ये काफ़ी ज़्यादा अफसोसजनक मामला है कि इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। इससे ना एक तरफ तो एक प्रकार से जस्टिस हम डिनाई कर रहे हैं देश के सिटीजन्स को, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दूसरी तरफ जो लिटिगेंट्स हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है सिस्टम के प्रति, उनका जुडिशरी में जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो टूटता है। क्या रीज़न है इतने ज़्यादा जो केसेस की पेंडेंसी है? सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ जजेस। हाई कोर्ट और इवन लोअर कोर्ट्स जो हैं इस समस्या से जूझ रही हैं कि वहाँ पे बहुत सारी जजेस की जो पोस्ट हैं वैकेंट हैं।
कम जजेस काम कर रहे हैं, कैपेसिटी ज़्यादा की है लेकिन कम जजेस काम कर रहे हैं, तो इसलिए कम केसेस सोल्व होते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ टाइम फ्रेम। देखो केसेस का ना एक टाइम फ्रेम नहीं है कि आपको इतने समय के अंदर अंदर इस केसेस का समाधान निकालना है। कई सारे सिविल केसेस तो ऐसे हैं जो सालों साल चलते रहते हैं, टाइम फ्रेम होना चाहिए। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट केस मैनेजमेंट। केसेस की मैनेजमेंट भी काफ़ी इनएफिशिएंट ढंग से होती है। एक दिन में एक जज के सामने लिस्ट कर दिए 100 केस, जज ने लिए सिर्फ 20 केस, बाकी बचे 80 केसेस। उनका जो टाइम पीरियड है वो और ज़्यादा बढ़ गया, वो 2 महीने और बाद उनकी हियरिंग आएगी। तो केसेस को अच्छे से मैनेज करो। जज की जितनी कैपेसिटी है ना, जितने केस वो सुन सकता है एक दिन में, सिर्फ उतने ही उनके सामने लिस्ट करो। ऐसा नहीं आपने 80-100 कर दिए, बाकी बचे हुए केसेस जो हैं वो और ज़्यादा लटक जाते हैं। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेंडेंसी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो जज तो ये बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इनएक्शन के कारण केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। सरकार की जिम्मेदारी है जल्द से जल्द जज अपॉइंट हो अच्छी क्वालिटी के। लेजिस्लेशन की जिम्मेदारी है कि पुराने जो कानून हैं वो खत्म हों ताकि उनसे संबंधित मामले ना आएं। सरकार कम से कम मामलों में लिटिगेंट होने चाहिए, मतलब सरकार इतने अच्छे कानून और रूल्स बनाए कि वो कोर्ट में आने की संभावना कम से कम हो जाए। तो सरकार अपने काम में फेल हो रही है, इसलिए हमारे सामने केस ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का ये तर्क है कि भैया ये जो केसेस की पेंडेंसी है ना, ये जुडिशरी का डोमेन है, हमारा डोमेन नहीं है। जुडिशरी जो फेल हुई है ना केसेस को एड्रेस करने में, हमारे ऊपर ब्लेम डाल रही है। नेक्स्ट, ये वही आंकड़ा है कि 50% केसेस में तो लिटिगेंट सरकार ही है। तो सरकार की वैसे जो लिटिगेशन पॉलिसी है ना, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि कम से कम केसेस में सरकार पार्टी हो। जजेस की जो क्वालिटी है ना वो इम्प्रूव की जाए ताकि जज जो हैं जल्द से जल्द पूरी जिम्मेदारी के साथ में, पूरी क्वालिटी और एफिशिएंसी के साथ में केसेस को रिजोल्व करें। नेक्स्ट, एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन विंग होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जितनी ज़्यादा पुअर होगी उतना ही केस लंबा चलेगा। प्रोसिक्यूशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का, उतना ही केस में जल्दी कन्विक्शन होगा, आसानी से कन्विक्शन होगा। पुराने जो कानून हैं वो जल्द से जल्द हमारे देश में ख़त्म किए जाएं और उसकी इंफॉर्मेशन भी पहुंचे लोअर कोर्ट्स तक और पुलिस तक। जैसे देखो 66A IT एक्ट 66A 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर से स्ट्राइक डाउन कर दिया था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं अक्सर इस सेक्शन से संबंधित केस पुलिस दर्ज कर लेती है। इंफॉर्मेशन आई ही नहीं है बहुत से पुलिस स्टेशंस तक, या फिर आई है तो पता नहीं है। ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है एजेंसीज को, पुलिस स्टेशंस को भी। नेक्स्ट, डिलेइंग टैक्टिक्स बाय एडवोकेट्स। कई बार ना एडवोकेट्स जानबूझ के पर्सनल कन्वीनियंस के कारण केस डिले करते हैं, और जानबूझ के मतलब या तो अपनी कन्वीनियंस के कारण या फिर उनको पता है केस में हमारे पास कुछ है नहीं तो कम से कम डिले कर दो। तो जजेस को ना एडवोकेट्स की इन टैक्टिक्स को समझना चाहिए और अनड्यू एडजमेंट नहीं देना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पेंडेंसी से संबंधित। अब लास्ट में देखो समरी के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। पर कैपिटा इनकम हमें आने वाले 25 सालों में 6 गुना करनी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है, गरीबी ख़त्म करनी है। इसके लिए हमें ICUR अगर मान के चले 4 हैं तो 28% के इन्वेस्टमेंट रेट चाहिए। अगर 7% की ग्रोथ रेट से इंडिया आगे बढ़ेगा। ये पूरा कंसेप्ट हमने समझा। ग्लोबल फैक्टर्स एंड चैलेंजेस क्या हैं? जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, जैसे यूक्रेन रशिया वार, सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है, ट्रेड सिनेरियो कमज़ोर हुआ है, WTO को कमज़ोर करने में लगे हैं डेवलप कंट्रीज़ जो हैं। इंडिया को डाइवर्सिफाइड अप्रोच की आवश्यकता है, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, सर्विसेज, सब पे फोकस करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी को इंडिया ठीक से अब्जॉर्ब करे, नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसकी स्किल्स जनता को दे। इन्वायरमेंट को ख्याल में रख के चलना पड़ेगा। बेसिक इनकम प्रोवाइड करे इस अनसर्टेन टाइम में। इसके साथ साथ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्ले करे। ऐसा नहीं कि फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गई श्रीलंका की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने केसेस की पेंडेंसी से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। 5 करोड़ केसेस आज के समय में देश में पेंडिंग है। क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से केस बढ़ रहे हैं? जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, इसके अलावा टाइम फ्रेम नहीं होता केस को सोल्व करने के लिए, एडजमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, केसेस को ठीक से मैनेज नहीं किया जाता। दोष किसका है?
देखो, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का दोष है ऐसा जुडिशरी का कहना है, और जबकि एग्जीक्यूटिव यानी सरकार का कहना है ये जुडिशरी का काम है, हमारा काम नहीं है। तो आपस में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। कैसे केसेस की पेंडेंसी को ख़त्म किया जा सकता है, जजेस की अपॉइंटमेंट करके एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन हो, पुराने जो कानून हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं, ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता है। ये 2 क्वेश्चंस हैं लास्ट में आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप इनका आंसर pwonlyis.com पे जाके दे सकते हो। वहाँ पे आपको मॉडल आंसर भी मिलेंगे और कुछ बच्चों के आंसर्स इवेल्युएट भी होते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।